चलें, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो स्क्रीन आपके सामने शो हो रही होगी। तो टेक्स्ट कर दें काइंडली अगर आप लोगों को वॉइस और पिक्चर जो है वो क्लियर नज़र आ रही है, तो काइंडली लेट मी नो तो मैं स्टार्ट कर सकूं। ओके जी, क्लियर है तो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 5। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप लोगों को याद होगा, शायद आप लोगों ने वो लेक्चर ज़रूर सुना होगा क्योंकि आप लोगों ने क्लास अटेंड की थी। तो उस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को जो है वो डिस्कस किया था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। शायद वो वीडियो में मैंने अपलोड नहीं किया, बट वेरी सून इंशाल्लाह आई विल अपलोड दिस लेक्चर्स ऑन चैनल, यू कैन वॉच देयर। लेकिन आज के लेक्चर में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड देयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इस चैप्टर में हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस बनती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दो चीज़ें हैं, एक डिस्क्रीट है एक रैंडम वेरिएबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल का आइडिया आप लोगों को है कि जिसमें रैंडमनेस हो, जिसमें हर एक चीज़ की जो चॉइस है वो इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, तो वो ऐसे वेरिएबल्स जो हैं वो रैंडम होते हैं। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का मतलब ये है कि फाइनाइट वैल्यूज हों, किसी वेरिएबल के लिए फाइनाइट वेरिएबल्स हों। और देयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की अगर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग अगर बात करें तो व्हाट डज मीन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। एक होती है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस और एक होती है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। सो फार जितने भी चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अब तक, आप लोगों ने तकरीबन 4 चैप्टर, एक चैप्टर आपने प्रोबेबिलिटी का हम लोगों ने डिस्कस किया है और जो 3 चैप्टर हैं वो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के डिस्कस किए हैं। लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर डिस्कस किया है उस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे। यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे कि जी हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो। अगर हम डाई रोल कर रहे हैं तो 5 की सम ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, सम ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी क्या है, सम ऑफ 11 की प्रोबेबिलिटी क्या है। जी वालेकुम अस्सलाम। यस जी बेटा बोलें, कोई प्रॉब्लम है? तो हम लोगों ने उसमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप रैंडम वेरिएबल में करते क्या हैं, उन लेक्चर्स में हम लोग सिंपल एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर रहे थे। लेकिन जब आप रैंडम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो रैंडम वेरिएबल्स में बेसिकली क्या होगा, हम लोग एक पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उसकी जो भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो हम सबकी सब प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करके और एक टेबल फॉर्म में जो है उनको रख देंगे। यानी कि एक टेबुलर फॉर्म में सारी की सारी किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटीज को एनलिस्ट करके उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके रख देंगे। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो पूरा सेटअप होता है कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो ऑल प्रोबेबिलिटीज हैं वो फाइंड कर लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि अगर आप 3 कॉइन टास्क करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी हेड आने की। अब 3 कॉइन टास्क करने में हेड की प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल या तो तीनों पे हेड नहीं होगा, या तीनों में से एक पे होगा, या तीनों में से दो पे होगा, या तीनों पे ही हेड होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा एक्स, उसके हम एज अ रैंडम वेरिएबल लेते हैं तो हम लोग लेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि हेड आने की कोई प्रॉपर्टी नहीं। एक्स इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 हेड होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 यानी कि 2 हेड्स होंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 यानी कि 3 हेड होंगे। तो इस तरह से जो हम लोग टेबुलर फॉर्म बनाएंगे उसको हम बेसिकली कह देते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में और हमें क्या मिल जाता है। सबसे पहले हमारे पास दो चीजें हैं, एक रैंडम वेरिएबल्स है। रैंडम वेरिएबल्स में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट क्या होगा। इन सिंपल वर्ड्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ काउंटेबल वेरिएबल, फाइनाइट वेरिएबल होता है, यानी कि इट्स नॉट ओवर द इंटरवल, इट्स जस्ट अ वेरिएबल दैट एज्यूम्स अ डिस्क्रीट एंड फाइनाइट काउंटेबल वैल्यूज। But a continuous random variable is something different from the discrete random variable, that is just like a continuous variable always defined on over an interval, and everyone knows here that an interval contains infinite number, many numbers between two numbers. So this is basically continuous variable. So फॉर एग्जाम्पल ये जो टेबल आपकी स्क्रीन पे शो हुआ है अभी अभी, जो आपके सामने ये जो सेटिंग हम लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, जो स्लाइड अभी खुली है स्क्रीन पे, जिसमें टेबल नंबर 5.1 है, जिसमें लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स ओन्ड बाय फैमिलीज। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये हम टेबल चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स में या चैप्टर नंबर 3 में शायद हम लोगों ने ये एग्जाम्पल किया था, अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ व्हीकल्स। और बेसिकली ये वही एग्जाम्पल है जो सर्वे किया था कि हर घर में कितनी गाड़ियां हैं, अगर आपको याद हो तो ये वही वाला एग्जाम्पल है जो चैप्टर 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ये जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है। फॉर एग्जांपल 0 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 है, 1 की फ्रीक्वेंसी यानी कि किसी घर में कोई गाड़ी नहीं है, दैट इज 30, एंड 1 फॉर 47, 2 85, 3 490, 4 160। तो ये आपके जो है ये एग्जाम्पल हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ ये दिखाने का मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह से बनाते हैं। अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे वो आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन इस आज के लेक्चर में हमें मिल जाती है रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ यू आप सबको ये पता होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट या ऐसा इवेंट जिसकी आउटपुट जो है वो रैंडम हो, यानी कि कोई भी नहीं, किसी को भी पता नहीं है कि उसकी आउटपुट क्या होने वाली है, रैंडमनेस जिसमें हो। A random variable is a variable whose value is determined by the outcome of random experiment. ऐसा वेरिएबल जिसकी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जिसकी आउटकम हो। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट ऐसा वेरिएबल जिसकी आउटकम का हमें पता नहीं होता कि इसकी अब जो नेक्स्ट आउटकम होगी वो क्या होगी, दैट इज व्हाट वी कॉल रैंडमनेस। ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन। उसके बाद जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन को अगर आप देखें तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आप लोगों को क्या मिल जाता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमें जो वेरिएबल होता है, एक तो सबसे पहले तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होने के लिए पहले रैंडम वेरिएबल होना चाहिए, और अगर रैंडम वेरिएबल है तो डिस्क्रीट से मुराद है रैंडम वेरिएबल दैट एज्यूम्स काउंटेबल वैल्यू। रैंडम वेरिएबल हो और काउंटेबल हो, इसका मतलब है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को हम लोग बहुत डिटेल के साथ, काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ, विद मेनी एग्जांपल्स दैट वी हैव ड्यूरिंग द चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 when we have discussed about a lot of about statistics theoretical concepts। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग अपना जो बेस है वो इस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे फिर वापस नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको वहीं पे कवर करवा दी थी। कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट क्या होते हैं, रैंडमनेस क्या होती है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, विदाउट स्प्लिटमेंट, स्टेरिफाइड, polynomial, dichotomic, and a lot of things that we have discussed in statistics section। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा टच कि व्हाट डज मीन बाय डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ रैंडम एंड इट्स एज्यूम सम फाइनाइट वैल्यूज आर काउंटेबल वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। आई होप कि आप लोगों को रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया होगा। Like we have some examples of random variable. Number 1 is the number of cars sold at a dealership during a given month. Obviously, if a dealer is going to sell some cars in a month, he or she may sold 100, 1000, 2000, 3000, not more than this in a month. So it's an example of discrete random variable. Similarly, if the number of houses in a certain block, for example, you have a block like in a barrier city, and there is some block 1 for example, and it contains maybe 10 houses, 20 houses, 30, maximum maybe 100 houses in a block, or maybe in 1,000 houses in a block, not more than that, but this is an example of finite. Similarly, you have example number 3, example number 4, example number 5 and 6, and you can review them by yourself. So these are basically the examples of discrete random variable.
And continuous random variable means definition, a random variable that assumes any value contained in one or more interval is called continuous random variable. A variable that assumes some values over the interval. In other words, we can say that if a variable assumes the value over the interval, means there are on an interval, everyone knows here that interval is variable but not countable. It means in an interval, if we have an interval, we have infinite numbers between two numbers. Like if a and b are upper and lower boundary of an interval, and we have infinite many numbers between a and b. So if a variable assumes the value over an interval, that is basically a continuous random variable. Like this is an example. For example, we have an interval from 0 to 200, and we all know that there are infinite many numbers between this interval from 0 to 2. Though we can measure this interval, measure means we can measure the length, find the length of this interval. 200 minus 0, that is equals to 200 is the length of this interval, but we can't count the how many numbers between 0 to 2. It's not simply, we can't do that, because interval is a variable but not countable. So if some variable that assumes all the values between 0 and 2000, means between 0 and, sorry, not 2000 but 200, I'm sorry, this is mistake, 200, and it means an random variable that assumes a value between 0 and 200. There are infinite many numbers between 0 and 200. So that value, that random variable is basically continuous random variable. Like length of a room, time taking, time is already continuous variable, we know that. The amount of milk in a gallon, but here is some note that we do not expect a gallon to contain exactly 1 gallon of milk, but either slightly more or slightly less than 1 gallon. The weight, the price of a house. So these are basically the continuous variables. Now, what is the probability distribution of discrete random variable? Basic definition of probability distribution. So far मैंने आपको बताया कि probability distribution में हम लोग simple words में मैंने आपको बताया कि probability distribution में हम लोग किसी भी experiment की एक event की all possible, जितनी भी उसकी possible probabilities होती हैं, उन सबको find करके note करके एक table form में लिख देते हैं. और जो ये जो टेबुलर अरेंजमेंट होती है, दिस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑफिशियल डेफिनेशन मिल जाती है ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो आ जाएं, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डज मीन बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. लिस्ट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट द रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम. बेसिकली ये जितने भी पॉसिबल वैल्यूज दैट द रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम, एक रैंडम वेरिएबल की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सबको लिस्ट करता है. कैन एज्यूम देयर क्रॉसपोंडिंग प्रोबेबिलिटीज, एंड सिमिलरली उनकी जो क्रॉसपोंडिंग प्रोबेबिलिटीज हैं वो भी हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं या लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, recall the frequency and relative frequency distribution of the number of vehicles owned by families given in table 5.1. जो कि मैंने आपको शुरू में जो एग्जाम्पल दिखाया था, जो टेबल दिखाया था, बेसिकली ये उस टेबल की बात कर रहा है 5.1. और वो ये जो टेबल है, बेसिकली ये टेबल आपका ड्राइव हुआ है चैप्टर नंबर 3 में. हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल जो है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोगों ने ये एग्जाम्पल किया था. तो बेसिकली ये वहां से आपके पास आया है. तो चलें देखते हैं इसमें क्या है. अब कहता है कि लेट x बी द नंबर ऑफ व्हीकल्स ओन्ड बाय अ रैंडम सिलेक्टेड फैमिली, राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या. अब थोड़ा सा जरा गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि देखें, मैं फॉर एग्जांपल एक सर्वे करता हूं, मैं एक सर्वे कर रहा हूं, उसमें मैंने डेटा कलेक्शन किया कि मैं चाह रहा हूं कि मैं पता करूं कि हर घर में जो है, यानी कि फॉर एग्जांपल इन नवाबशाह सिटी हर घर में कितनी गाड़ियां हैं. तो ऑब्वियसली मैं 1 to 1 डोर टू डोर मूव करूंगा. तो मैं जब एक घर में जाता हूं तो वो कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है. फिर मैं किसी और घर में गया, उन्होंने कहा हमारे पास एक गाड़ी है. फिर मैं किसी और घर में गया, उन्होंने कहा हमारे पास 2 गाड़ियां हैं. फिर मैं किसी और घर में गया, उन्होंने कहा हमारे पास गाड़ी नहीं है. इस तरह से मैंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, और जब मैंने इनको डेटा को इकट्ठा करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, तो आपने कहा कि ये स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. यानी कि 0 की फ्रीक्वेंसी आपने उसके सामने लिख दी कि 0 व्हीकल्स कितने लोगों के पास हैं, 1 व्हीकल कितने लोगों के पास है, 2 व्हीकल कितने लोगों के पास है, 3 कितनों के पास है. इस तरह से यहाँ पर जो रिकॉर्डेड है मैक्सिमम 6 है. इससे ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है नवाबशाह में इससे कम हो,
मैक्सिमम 3 गाड़ियां हो, किसी घर में 4 हो, उससे ज्यादा ना हो। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द हमारा जो सर्वे है। तो ये यहाँ तक जो सेक्शन था वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। उसमें से फिर हम लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, ग्राफ्स बनाए, बहुत कुछ बनाया। लेकिन अब हम लोग अगर इसी क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी थ्योरी में लेके जाएं, रैंडम वेरिएबल में लेके जाएं, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं ये फाइंड करूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जिस घर में जाऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 2000 घर का सर्वे किया था, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं नवाबशाह के किसी घर में जाऊं, वहां पे गाड़ी नहीं होगी। तो इसका मतलब है गाड़ी नहीं होगी, इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल वैल्यू क्या जूम करेगा, एक्स की वैल्यू होगी 0, यानी कि गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 1, 2 की फाइंड करनी है तो 2, 3 की फाइंड करनी है तो 3, 4 की फाइंड करनी है तो 4। उनकी फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी गिवन होगी, जैसे इस एग्जांपल में टेबल 5.1 में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। चलें, अब अगर हम लोग इसकी ये वाला जो टेबल है, ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। यहाँ पे हमने सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है, और आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच भी प्रोबेबिलिटी की पढ़ी थी कि एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी की होती है, अगर एक इवेंट 100 दफा एन टाइम परफॉर्म होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिली हुई है, तो आप उस फ्रीक्वेंसी को उसके एन टाइम परफॉर्मेंस के साथ डिवाइड कर दें, यू विल गेट योर प्रोबेबिलिटी। तो अब अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, तो ये जो टेबल बेसिकली है, टेबल नंबर 5.3 जो मैं जिसको मैं रेड लाइन से हाईलाइट कर रहा हूं, 5.1 बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बट दिस इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्क्रीट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो x है वो फाइनाइट वैल्यूज जो है वो एज्यूम कर रहा है। फाइनाइट से मुराद है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूस वेरिएबल होता तो फॉर एग्जांपल ये 0 to 2 होता और इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो फैमिली द फैमिली हैज 0 कार, तो इट मींस दैट इज 1.5। अब कैसे फाइंड किया हमने? यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है, 0 की फ्रीक्वेंसी 30 है, टोटल से डिवाइड कर दें 2000 से, यू विल गेट एज 0.5। सिमिलरली 1 की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें, 2 को डिवाइड कर दें, 3 को डिवाइड कर दें, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी। और इसके अलावा हम लोगों ने एक थ्योरम डिस्कस किया था, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, के यानी कि अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट की सब प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लें, जो भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हैं, और उनको ऐड करेंगे, यू ऑलवेज गेट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोगों को देखें, यहाँ पे 1 मिल गया है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो ये हमें 1 मिल रहा है। ये याद रख लें मेरी बात, जब भी आप रैंडम वेरिएबल बनाएं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, एंड में जब आप सम करें, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और अगर ये 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये बेसिकली जो टेबल है, ये व्हाट वी कॉल, दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा हमें एक थ्योरम मिल जाता है, 2 characteristics of probability distribution। probability नंबर 1 पे है 0 less than p of x less than 1। the probability is always between 0 and 1। probability can be 0, probability can be 1, maybe probability between 0 and 1, but probability 0 से छोटी कभी नहीं होती और 1 से बड़ी probability कभी नहीं होती, do remember that। और जब हम किसी भी प्रोबेबिलिटी को, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। 1 से बड़ा सम प्रोबेबिलिटी का नहीं आता, ये भी बात आप लोग याद कर लें। बार चार्ट बनाना हम लोगों ने सीखा था। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल मिला हुआ है और आप उसका बार चार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसका बार चार्ट भी जो है बार चार्ट कैसे बनाएंगे? एक्स पे आप जो है वो फ्रीक्वेंसीज को मार्क करते हैं, वाई पे आप लोग जो है वो प्रोबेबिलिटीज को मार्क करते हैं, और जब आप इस तरह से करेंगे तो जो वर्टिकल लेंथ होगी वो आपकी बार्स पे चली जाएगी, और वो जो है वो आपका बार चार्ट जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा। बहुत आसान है, ये भी हम लोग जो है वो स्टैटिस्टिक्स में कर चुके हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद हमारे पास जो स्क्रीन पे ये 3 एग्जाम्पल शो हो रहे हैं, हमें बताना है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या नहीं है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तब होगी जब आपको कोई टेबल मिला हुआ है और पूछा गया है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो। ज़हीर अली अपना माइक बंद कर लें बेटा। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस मिली हुई हैं, तो आप क्या कर लें, आप सिंपली जो है वो चेक कर लें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तब होगी जब उसकी ऑल प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो इक्वल टू 1 होगा।
तो सबसे पहले ए को हम लोग सम कर लेते हैं। एक्स आपके पास रैंडम वेरिएबल है 0 1 2 3 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है ये देखें, अगर आप इसको सम करेंगे तो यू विल नॉट गेट 1। अगर आप 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 5 25, तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 आपके पास, और 2 और 1 3 3 6 और 2 8, तो ये आएगा 0.85। यहाँ पे अगर आप इसको सम करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर कर लें या सिंपली सम कर लेंगे तो ये आएगा 0.85। इसका मतलब है ये वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि इसके सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 नहीं है, और अगर आप इसको सम करेंगे तो यू विल गेट एज 1। तो ये वाली जो है बी जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप सी को देखेंगे तो सी में आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव प्रोबेबिलिटी मिली हुई है और स्टैटिस्टिक्स में नेगेटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, सॉरी प्रोबेबिलिटी में नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। पहला नहीं है क्योंकि उसका सम 1 नहीं है, सेकंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसलिए है क्योंकि उसका सम जो है वो 1 के बराबर है, और सी जो है वो सिंस वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज नेगेटिव, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका मतलब है सी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। उसके अलावा हमें एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5.3 में हमें मिल जाता है द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स पर वीक ऑफ अ मशीन बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। ये कुछ कोई मशीन है उसका हमें डेटा मिला हुआ है कि वो लास्ट वीक में जो है वो कितने ब्रेकडाउन्स जो है उसमें आते हैं, मतलब वो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो एक वीक में बंद होगी। तो जो 0 की पॉसिबिलिटी है वो 0.15 है, 1 की 0.20 है, 2 की 0.35 है, 3 की 0.30 है। तो हमें इसमें करना क्या है, प्रेजेंट दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली, इसका ग्राफ बनाना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स फॉर दिस मशीन ड्यूरिंग वीक इज एग्जैक्टली 2 0 to 2 मोर देन 1 8 मोस्ट 1। तो सबसे पहले इसके ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी टेबल में गिवन है, सिंपल है ये क्वेश्चन, बिल्कुल प्रोबेबिलिटीज गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका बार चार्ट बना लेंगे। एक्स पे आप रैंडम वेरिएबल रखेंगे, वाई पे जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनको रख के आप उसका बार चार्ट जो है वो स्केच कर लेंगे। तो ये वाला सेक्शन जो था वो तो आसान था बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट में हमें करना था, इसमें नेक्स्ट में हमें करना था कि एग्जैक्टली 2 ब्रेकडाउन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। एग्जैक्टली 2 का मतलब है अगर आप टेबल पे जाएं तो एग्जैक्टली 2 आपको ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है। एग्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको मिल गई है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको मिल गई। विष्णा अपना माइक बंद करे ना, विष्णा अपना माइक बंद करें। तो एग्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी आपको सिंपली टेबल में से मिल जाती है, आप वहां से ले लें। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में था 0 to 2, इसका मतलब है हम ये तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे, 0 1 2 इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको 0 to 2 प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। मोर देन 1 से मुराद है 1 2 और 3, इन तीनों को ऐड कर देंगे, मोर देन 1 की प्रोबेबिलिटी। एट मोस्ट 1 का मतलब है मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो हम लोग 0 की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। ये देखें इसका सोल्यूशन आपके सामने है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 आपको टेबल में गिवन है। 0 to 2, 0 से 2 तक ऐड कर देंगे। मोर देन 1, 1 से जितने भी बड़े इवेंट्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे। एट मोस्ट 1 के मैक्सिमम 1, उससे छोटे सारे के ऐड कर देंगे, तो आपका सोल्यूशन जो है वो आपके सामने है। फिर एक और क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 60% ऑफ ऑल स्टूडेंट एट अ लार्ज यूनिवर्सिटी सफर फ्रॉम मैथ एंजाइटी। 2 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। लेट x denote the number of students in this sample who suffer from the math anxiety. Develop the probability distribution. अब यहाँ पे आपने probability distribution बनानी है। हम 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, तो 60% को जो है वो एंजाइटी है, इसका मतलब है 40% को एंजाइटी नहीं होगी। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना लेंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग जो है अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 किस तरह से आई। फॉर एग्जांपल देखें, जब आप इसका यहाँ पे ट्री डायग्राम सिंपल सा बना लें कि अगर 60% को एंजाइटी है मतलब 0.660, और एंजाइटी जिनको नहीं होगी वो होंगे 0.40।
तो इसका मतलब है 0 की प्रोबेबिलिटी जब आप फाइंड करेंगे, यानी कि दोनों को एंजाइटी नहीं होगी, 2 को अगर आप फाइंड करेंगे तो 0.6 और यहाँ पे भी 0.6 आ जाएगा और यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। ये देखें सिंपल एग्जांपल, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमारा जो हमने क्वाइन टास्क किया था, एग्जैक्टली उसी के कॉन्सेप्ट पे सारे प्रॉब्लम्स हमारे जो है वो डिज़ाइन होते हैं। थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज होता जा रहा है, बाकी चीज़ें वही हैं। तो अगर मैं कहूं कि उन दोनों दो स्टूडेंट दो हम लोगों ने सेलेक्ट करने हैं, दोनों को एंजाइटी नहीं होगी, तो इसका मतलब है वो ये वाला इवेंट होगा। 6 को 6 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0.36, तो ये 0.36 आपका यहां से आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.24 यहाँ से आपको मिल जाएगा, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको 0.24 मिल जाएगा सिंपली, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.16 मिल जाएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये आपको 0.16 मिल जाएगा। तो अब दोनों को एंजाइटी नहीं है, मतलब हमने फाइंड क्या करना है, लेट एक्स द स्टूडेंट सफर फ्रॉम द मैथ एंजाइटी, हमने मैथ एंजाइटी वालों को फाइंड करना है। लेकिन इसमें जो रैंडम वेरिएबल लेंगे तो हम क्या लेंगे कि भाई किसी को एंजाइटी नहीं है, इसका मतलब x जो रैंडम वेरिएबल होगा वो एज्यूम करेगा 0। एक बंदे को एंजाइटी है, इसका मतलब है 1। 2 को एंजाइटी है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। तो 0 की प्रोबेबिलिटी होगी 0.36 मल्टीप्लाई करेंगे 2 की प्रोबेबिलिटी के लिए, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी 0.48, और 2 की दोनों को एंजाइटी नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16। तो ये देखें आपका मॉडल, ये देखें x इज इक्वल टू 16 आ गया, x इज इक्वल टू 1 इन दोनों को ऐड कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देंगे। सिंपली आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ये है आपका वेन डायग्राम। अगर आप बनाना चाहें वेन डायग्राम्स पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वेन डायग्राम में मेरा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल और मज़ेदार होता है, ताकि आप इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं जिनको आप फिजिकली नहीं समझ पाते, तो आप वेन डायग्राम बनाने के बाद उनको समझना आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं उनको। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों का हो गया। ये देखें, ये हम लोगों ने इसकी लास्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी थी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का मतलब है कि हम लोगों ने इसका टेबल बनाना था, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, 0 की प्रोबेबिलिटी 0.16, 1 की प्रोबेबिलिटी 4 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 36, और मजे की बात देखें यहाँ पे सम करेंगे दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो सम जो है वो इसका हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जी आज के लेक्चर में कि प्रोबेबिलिटी की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड करें। अगर आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और आप इंटरेस्टेड हैं कि उसकी मीन फाइंड कर लें, तो मीन कैसे फाइंड करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में आपने मीन फाइंड करना सीखा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना सीखा, यही चीज़ हम प्रोबेबिलिटी में भी कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे, जब भी आप किसी रैंडम वेरिएबल की मीन फाइंड करेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो आपका रैंडम वेरिएबल है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, कभी कभी ई ऑफ एक्स से भी शो करते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज, यानी आप अपना रैंडम वेरिएबल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दें। ये आपके पास एक टेबल गिवन है, फॉर एग्जांपल ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हमें मिला हुआ है और हमने यहाँ पे इसकी मीन फाइंड करनी है। मीन फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन सब का सम फाइंड कर लेंगे। तो एवरेज प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1.80 होगी, और 1.80 को आप अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इट्स अबाउट 2। तो इसका मतलब है जो ये मशीन का डेटा है हमारे पास, वो एक हफ्ते में तकरीबन 2 ब्रेकडाउन्स करती है ऑन प्रोबेबिलिस्टिक। प्रॉबेबली वो 2 ब्रेकडाउन, मतलब एक हफ्ते में दो बार वो जरूर बंद होगी। 1.80 दैट कैन बी राउंडेड टू 2। तो वो जो मशीन है वो जो प्रोबेबिलिटी उसकी आई है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है कि वो तकरीबन एक हफ्ते में 2 बार जो है वो ऑन एवरेज ट्रिप करती है। तो अगर आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना चाहें, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड करेंगे, सिग्मा से आप इसको शो कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो रैंडम वेरिएबल है उसका स्क्वायर कर दें, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस उसकी जो मीन है उसका स्क्वायर माइनस कर दें। तो बहुत सिंपल हो गया ये भी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें मीन चाहिए। मीन के लिए हम क्या करेंगे, x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करके ये मीन वैल्यू मिल गई, एवरेज प्रोबेबिलिटी मिल गई। उसके बाद x को स्क्वायर करना है, यानी कि इस x को स्क्वायर किया है
और इस एक्स को स्क्वायर करके इस पी ऑफ एक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्रोबेबिलिटीज आई और इन द लास्ट हमें एक्स पी ऑफ एक्स भी मिल गया, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स भी मिल गया। सम करने के बाद इसको अगर हम फार्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पे ये आपके सामने स्क्रीन पे फार्मूला शो हो गया है और इस फार्मूला में एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू रखें, माइनस म्यू स्क्वायर की जगह म्यू स्क्वायर की वैल्यू रखें और सिंप्लीफाई करें, आपको जो है वो 1.24 डिफेक्टिव कंप्यूटर पार्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो ये थी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, लेकिन ये सिर्फ डिस्क्रीट के लिए था, ये याद रखिएगा, ये कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ये सिर्फ डिस्क्रीट के लिए है। तो आई होप कि आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया और ये इतना मुश्किल नहीं है, प्रोबेबिलिटी आसान है बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल ज़रूर है, लेकिन इतना मुश्किल टास्क नहीं है। उसके बाद एक कॉर्पोरेशन है हमारे पास, लॉरेन कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू मार्केट अ न्यू मेकअप प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस मेड बाय फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, इट विल अर्न एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 4.5 million if this product has high sale and an annual profit of 1.2 million if sales are medi, and it will lose 2.3 million a year. नुमान अपना माइक म्यूट करें। It will lose 2.3 million a year if the sales are low. The probabilities of these three scenarios are 0.32, 0.51, 0.71 respectively. अब आपको यहाँ पे probabilities given है, कहता है कि let x be the profit in millions earned per year of the company, write the probability distribution of x, calculate the mean and standard deviation। यानी कि इस प्रॉब्लम में हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों ने इसमें जो है वो अपना लिखना है आपका probability distribution। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। तो जो रैंडम वेरिएबल है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे गिवन है, देखिए 4.5 प्रॉफिट हो रहा है और 1.2 हो रहा है और लॉस हो रहा है 2.3 मिलियन डॉलर्स। अगर 2.3 लॉस है तो ये देखें ये माइनस में चला गया है, ये देखें ये माइनस रैंडम वेरिएबल है। और अगर हम लोगों ने इसकी मीन और स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी आपको वैसे ही गिवन है, आप यहाँ पे रख देंगे, तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज व्हाट वी कॉल, वी हैव डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने इसकी मीन और वेरिएंस फाइंड करनी है। मीन के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप x और पी एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके तीनों सबको जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएंगे उनको आप ऐड कर देंगे, यू विल गेट 1.661 मिलियन। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप x और x का स्क्वायर करके p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस म्यू, ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे और आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो ये आ जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सिंपल था। रैंडम वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 से ज़्यादा, चैप्टर नंबर 4 से ज़्यादा आसान है। तो ये यहाँ पे आपके पास सलूशन आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाते हैं इस प्रॉब्लम के। किस तरह से आपने मीन फाइंड की है वो ये रही, एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे वो ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करके सम अप करके जो रिजल्ट्स में रखेंगे वो किस तरह से रखेंगे, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। Standard deviation of discrete random variable can be interpreted or used in the same way as standard deviation of the data set in section 3.4 चैप्टर नंबर 3। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फिजिकल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अगर आपके जहन में है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस या मीन क्या होगी यहाँ पे, तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट हैं जो आपके स्टैटिस्टिक्स में थे। वो स्टैटिस्टिकल डेटा था, लेकिन यहाँ पे जो है ये इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी होंगे, लेकिन इनका जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। उसके बाद आ जाए हम लोग डिस्कस करेंगे आखिरी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। इसके बाद जो है वो चैप्टर को, आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, बाकी हम लोग जो है वो कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। आज एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। द बायनोमियल एक्सपेरिमेंट, द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल फार्मूला यूजिंग टेबल ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी। ये बायनोमियल वही एक्सपेंशन है जो आप फर्स्ट ईयर के बुक में पढ़ के आते हैं, लेकिन इसको हम इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर हम यूजिंग द टेबल ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी के टेबल्स मिलते हैं हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो यूज करना सीखेंगे। हर बुक में आपको टेबल मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड द शेप ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी जो शेप्स होते हैं बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो शेप्स बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे,
और in the last we are going to discuss about the mean and the standard deviation of the binomial distribution. सबसे पहले कंडीशन ऑफ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट. तो जब कोई भी एक्सपेरिमेंट बायनोमियल एक्सपेंशन या बायनोमियल एक्सपेरिमेंट तब होगा जब वहां पे n आइडेंटिकल ट्रायल्स हों, यानी कि आपके जो आउटपुट्स हों वो आइडेंटिकल हो. अगर एक इवेंट की आउटपुट एक आ रही है तो 10 दफा परफॉर्म करेंगे तो उसकी भी आउटपुट एक ही आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए. तो इनको हम आइडेंटिकल ट्रायल्स कहते हैं. ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स. हर ट्रायल में सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे तो आप जो है वो बायनोमियल अप्लाई कर सकते हैं. अगर 2 से ज्यादा आउटकम्स हैं तो आप बायनोमियल अप्लाई नहीं कर सकते. द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द 2 आउटकम्स रिमेन कांस्टेंट. उन दोनों इवेंट्स की क्यों आइडेंटिकल हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज हमेशा कांस्टेंट से मुराद है कि सेम रहनी चाहिए. आपने एक टॉस किया है तो भी सेम हो, 50 दफा टॉस किया है, 5000 दफा टॉस किया है, 10,000 दफा टॉस किया है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो एटलीस्ट सेम रहनी चाहिए. उसके बाद दीज ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. ये ट्रायल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे. इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर कोई भी दो इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी दोनों की एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं. Consider the experiment of consisting of 10 tosses of a coin. Determine whether or not is a binomial experiment. एक एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं. हम 10 कॉइन टॉस करते हैं. क्या ये एग्जांपल जो है वो बायनोमियल एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? तो नंबर 1, देयर आर टोटल 10 ट्रायल्स एंड दे आर आइडेंटिकल. हियर n इज 10. तो यहाँ पे वो 10 के 10 अगर आप एक कॉइन टॉस करेंगे तो हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5, टेल की 5, दो करेंगे तो भी हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5, टेल की प्रोबेबिलिटी 0.5. अगर आप एक इवेंट को 10 दफा परफॉर्म करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब है ये इवेंट जो है वो आइडेंटिकल है. ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स. ऑब्वियसली अगर आप कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं. द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग हेड इज 1/2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2, दैट इज 1/2 एंड 1/2. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इवेंट्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंट हैं. तो अगर ये चारों कंडीशंस आपकी पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है. इसी तरह से ये वाला एग्जांपल आपको 2 एग्जांपल्स मिल जाते हैं. इनको अब आप वेरीफाई कीजिएगा. इनके सॉल्यूशन यहाँ पे हैं. क्या ये बायनोमियल एक्सपेंशन है या नहीं है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है. रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको देखिएगा जरूर. और फिर अगर इसमें से आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड. अगर ना आए तो आई एम देयर फॉर यू. आप लोग डिस्कस करें कर लीजिएगा. उसके बाद हमें बायनोमियल फार्मूला मिल जाता है. द बायनोमियल एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली x सक्सेस इन n ट्रायल्स इज गिवन बाय द बायनोमियल फार्मूला. ये बायनोमियल फार्मूला है हमारा कि p ऑफ x अगर आपने किसी भी रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिस्क्रीट के लिए तो n कॉम्बिनेशन x p रेज टू पावर x, यानी कि जो हम चूज कर रहे हैं q पावर n माइनस x. यहाँ पे p जो है वो गिवन प्रोबेबिलिटी है और q हम फाइंड कर सकते हैं. यानी अगर हमें p मिला हुआ है, किसी की प्रोबेबिलिटी मिली हुई है और q यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जांपल q होने की प्रोबेबिलिटी है, p होने की प्रोबेबिलिटी है तो q ना होने की है. तो अगर आपको p मिला हुआ है तो 1 माइनस p करेंगे, यानी कि 1 में से p को माइनस करेंगे तो आपको ऑब्वियसली दैट इज इक्वल्स टू q मिलेगा. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को याद कर लें थोड़ा सा तो ये आपको q मिल जाएगा. तो n इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q जो है वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि p होने की प्रोबेबिलिटी है, q ना होने की प्रोबेबिलिटी है. x इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, n माइनस x इज द नंबर ऑफ फेलियर्स इन n ट्रायल्स. तो आइए एग्जांपल देखते हैं इस पे. सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं. 5% ऑफ ऑल डीवीडी प्लेयर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आर डिफेक्टिव. इसका मतलब है कोई कंपनी है जो बहुत सारी डीवीडीज बनाती हैं लेकिन उसमें से 5% जो है वो डिफेक्टिव हैं. 5% डिफेक्टिव, इसका मतलब है डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आएगी 0.5 और डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.95. क्योंकि अगर 1 में से 0.5 माइनस करेंगे यू विल गेट 0.95 एज नॉन डिफेक्टिव. A quality control inspector randomly selects 3 DVD players from the production line. एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है जो कि सिलेक्ट करता है 3 यहाँ से डीवीडी प्लेयर्स फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 3 डीवीडी प्लेयर्स इज डिफेक्टिव. क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 3 डीवीडी प्लेयर्स आर डिफेक्टिव. थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचें उसके बाद इसको सॉल्व करें.
दिखता होगा। और आ जाए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम है बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.5 ऑब्वियसली एंड 0.95 दोनों प्रोबेबिलिटीज मिली हुई हैं। टोटल डीवीडी हम लोग इंस्पेक्ट कितनी कर रहे हैं, वी आर बेसिकली फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन क्वालिटी कंट्रोल सेलेक्ट 3 डीवीडीज बेसिकली हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि टोटल जो है वो आपके पास 3 जो है वो ट्रायल्स हैं। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 3 डीवीडीज आर प्लेयर आर डिफेक्टिव। तो ये तरीका आप फिजिकल तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इसका वेन डायग्राम बना के इसको करना चाहें तो फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी होगी डिफेक्टिव और गुड, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 दफा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ये आई, 2 गुड 1 डिफेक्टिव, फिर 1 गुड 2 डिफेक्टिव, फिर जो है वो आपके पास 2 गुड 1 डिफेक्टिव। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ये है आपने जो चैप्टर नंबर 3 में जिस तरह से हम लोगों ने सॉल्यूशन सीखा, ये वो मेथड है। तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप जो चैप्टर 3 में सीखे हैं। लेकिन इस लेक्चर में बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई बायनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ से बायनोमियल एक्सपेंशन स्टार्ट हो रहा है। n is the total number of trial that is equals to 3 because we have 3 DVD players and x is the number of success that is equals to 1 क्योंकि हमने exactly 1 सक्सेस बतानी है वहां पे प्रॉब्लम में। तो अगर आपको n माइनस एक्स करेंगे तो 2, p की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.5, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.95। अब we just have to put all these points in the formula and just manipulate it and we have some results like 3 कॉम्बिनेशन 1 x इज इक्वल टू, यहाँ पे n कॉम्बिनेशन x था, n की जगह हम लोगों ने 3 रखा, कॉम्बिनेशन 1 x की जगह 1 रखा, 0.5 रेज टू पावर 1 बिकॉज यहाँ पे था p रेज टू पावर x, x की जगह 1 रखा है, और q की जगह 0.95 रखा है क्योंकि ना होने की प्रोबेबिलिटी है। p हमें मिला हुआ था, q हम लोगों ने फाइंड कर लिया, लाइक 1 माइनस p। स्क्वायर करेंगे, यू हैव सम कैलकुलेटर्स ओवर देयर, अप्लाई these computations on calculator and you have some results like 0.13 as 54। कैलकुलेटर जो है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर अगर आपको यूज करना आता है तो दैट इज रियली प्लस 0.5u, और अगर यूज नहीं करना आता तो सबसे पहला काम ये कर लें कि आप जो है वो कैलकुलेटर को यूज करना सीख लेंगे। प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेटर का यूज बहुत ज्यादा होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। इस तरह से एक और एग्जाम्पल आपको मिल जाता है, कोई कंपनी है वो कुछ पैकेजेस मेल कर रही है, 2% पैकेज जो है वो फेल हो जाते हैं, वो नहीं पहुंचते अपनी डेस्टिनेशन टाइम पे। तो अगर वो कंपनी 10 पैकेट भेजेगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है वो डिलीवर हो जाएगा। तो ये वाले एग्जांपल्स हैं, ये अब आप ट्राई कीजिएगा खुद, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस एग्जाम्पल से और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो टाइम आपकी क्लास का पूरा हो गया है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। आई होप कि इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो स्टडी कीजिएगा, स्टडी करने के बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो यू गाइस आर फ्री टू डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में। स्टार्ट से पहले जो है हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे और आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। अब कोई क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो आप क्वेश्चन सेशन में आ जाएं। अब मैं आपके क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूँ।